हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला और इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑरिजिन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्कोप इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज यानी रुके हुए चार्ज के कारण उसकी सराउंडिंग में होने वाले इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे डेली लाइफ के कई फिनोमिनन को एक्सप्लेन करता है, जैसे थंडरस्टॉर्म, बिजली क्यों गिरता है, कंघी से पेपर पीसेस क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बिजली का झटका हमें क्यों लगता है, स्वेटर खोलते वक्त क्रैकिंग साउंड क्यों आता है, झूला से स्लाइडिंग करते वक्त हमारे बाल क्यों खड़े हो जाते हैं। इन सब का आंसर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता है। ओके। इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे प्रिंटर्स में, पॉल्यूशन फिल्टर्स में, स्प्रे गन्स जो कार या ट्रक्स को पेंट करने के काम आते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। चलिए अब टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पार्टिकल तो नहीं है, बल्कि पार्टिकल का ही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फोर्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, बट वेट, यदि ऐसा है तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक एटम जो हर ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो इन होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है। हम सभी जानते हैं कि एक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जिसके कारण चार्ज बैलेंस्ड होता है, जिसके कारण एटम में कोई नेट चार्ज नहीं होता और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, अब यदि किसी तरह से इस एटम का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में चला जाए तो इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही रहने के कारण इस एटम में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण इस एटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होने से एटम में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और डिफिसिट में होने से यानी कम होने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, पर एक बात ध्यान में रखें कि जितना पॉजिटिव चार्ज इस एटम में इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से डेवलप होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस एटम में इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्रोटॉन में होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में भी होता है। मास और साइज़ के अलावा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में पोलैरिटी का भी डिफरेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या होता है। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी को शो करने के लिए हम लोग प्लस और माइनस साइन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमें नेचर में दो प्रकार के चार्ज मिलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। जो सिमिलर और लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं चार्ज का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलॉम, जिसको हम लोग स्टैट सी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, ईएसयू ऑफ चार्ज। चार्ज का और एक सीजीएस यूनिट होता है एब कूलम, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, ईएमयू ऑफ चार्ज। ओके, अब देखते हैं 1 कूलम कितना होता है। 1 कूलम होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम,
और बराबर होता है 1/10 एब कुलम के। ओके, चलिए अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज को निकालते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है Q/T। इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है A और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है T, जिससे चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है AT। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कूलॉम के बारे में और जान लेते हैं। कूलॉम चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट है। ये इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। यदि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, जो बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर 1 सेकंड में किसी एक बॉडी से निकलकर किसी दूसरे बॉडी में जाए, तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितने साल लगेंगे आपको पता है? 198 ईयर्स। अब आप समझ गए होंगे कूलम कितना बड़ा यूनिट होगा। इसलिए कूलम को हम लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज को यूज़ करते हैं, जैसे कि मिली कूलम, माइक्रो कूलम एट्सेट्रा। चलिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। इफ़ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, वी ट्रीट दैम एज अ पॉइंट चार्ज। यदि एक चार्ज बॉडी का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे। पॉइंट चार्ज का एक खास बात होता है कि वो इन्वर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज कंसीडर करने से कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाता है, इसलिए पॉइंट चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को देखते हैं। चार्ज के 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं: एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा भी चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज लीक्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स। चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्जेस एड अप एल्जेब्रिकली, यानी एलजेब्रा में जैसे हम नंबर्स और वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, जहाँ प्लस साइन होता था वहाँ ऐड करते थे, जहाँ माइनस साइन होता था वहाँ सब्ट्रैक्ट करते थे, उसी प्रकार चार्ज यदि पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर हमें किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो हमें जितने भी चार्ज सिस्टम में हैं उन सब का सम लेना होगा। एक बात याद रखिएगा कि चार्ज मास की तरह ही एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर एडिशन नहीं लगाएंगे। चलिए एडिटिव प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल की मदद से और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये एक चार्ज बॉडी है। आपको एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके बताना है कि इसमें नेट चार्ज कितना होगा। आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बॉडी में नेट चार्ज कितना होगा। पहले देखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। 2 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 4 कूलम हो गया प्लस 12 कूलम। अब देखते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। -7 कूलम -3 कूलम -2 कूलम, ये हो गया -12 कूलम। तो +12 कूलम और -12 कूलम, तो नेट चार्ज 0। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एक सिस्टम में जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये देखा गया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में डेवलप होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में भी डेवलप होता है। तो टोटल चार्ज ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के सिस्टम में 0 रहता है। चलिए इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 2 बॉडीज़ सेपरेटली रखे गए हैं, जिसमें पहले में +4 कूलम चार्ज है और दूसरे में +8 कूलम चार्ज है। अब जब इन दोनों बॉडीज़ को इंटरेक्ट कराया गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो देखा गया कि पहले बॉडी में +10 कूलम चार्ज है, तो आपको बताना है कि दूसरे बॉडी में कितना कूलम चार्ज होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा।
बिफोर इंटरेक्शन सिस्टम में +4 कूलम +8 कूलम मतलब +12 कूलम चार्ज था। तो आफ्टर इंटरेक्शन भी +12 कूलम ही चार्ज होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इस ग्रीन बॉडी में चार्ज कितना होगा। 12 कूलम टोटल चार्ज है और 10 कूलम इस बॉडी में चार्ज है। तो इस बॉडी में चार्ज होना चाहिए 12 माइनस 10 कूलम विच इज़ +2 कूलम चार्ज। चलिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए हम लोग किसी भी बॉडी के चार्ज को लिख सकते हैं n इंटू ई। यहाँ n एक इंटीजर होगा और e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये वैल्यू को आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी होता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही चार्ज होता है। चलिए एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ बॉडीज़ पे चार्ज दिखाया गया है +1 कूलम -2 कूलम -3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम। आपको बताना है कि इस तरह के चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ नॉट पॉसिबल। अगर आप कहते हैं वाई नॉट पॉसिबल, तो बता दूँ चार्ज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, जहाँ ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें किसी भी बॉडी में इस तरह के चार्ज देखने को मिल सकते हैं 1 ई कूलम -2 ई कूलम -3 ई कूलम 4 ई कूलम 5 ई कूलम, वैसे ही n ई कूलम। यहाँ कूलम चेंज भी हो सकता है, मिली कूलम माइक्रो कूलम भी हो सकता है, बट ई हमेशा रहना चाहिए। ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज के अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, पर इसमें भी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नेट चार्ज इज़ डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, मतलब नेट चार्ज जितने बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में हैं उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और एक बात, चार्ज ट्रांसफ़र इम्प्लाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तब प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। चलिए इस प्रॉपर्टी को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल को देखते हैं जिसमें बिफोर कांटेक्ट बॉडी ए में 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और बॉडी बी में 50 इलेक्ट्रॉन चार्ज। जब बॉडी ए को बॉडी बी के कांटेक्ट में लाया जाएगा तब बॉडी ए में एक्सेस चार्ज होने के कारण चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र होगा और वो उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा जितना चार्ज ट्रांसफ़र करने पर बॉडी ए और बॉडी बी में इक्वल चार्ज हो। यहाँ 25 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफ़र करने पे दोनों बॉडीज़ पे सेम चार्ज मिल रहा है। सेकेंड एग्जांपल में बॉडी सी में 100 प्रोटॉन चार्ज है और बॉडी डी में 50 प्रोटॉन चार्ज है। प्रोटॉन चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में आएंगे तब चार्ज ट्रांसफ़र एक्सेस इलेक्ट्रॉन बॉडी से डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन बॉडी में होगा। क्या आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में ज़्यादा होगा? जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कम होगा उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन बॉडी डी पर होगा, जिसके कारण चार्ज ट्रांसफ़र बॉडी डी से बॉडी सी में होगा और उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा जितना चार्ज ट्रांसफ़र करने पर दोनों बॉडीज़ पर सेम चार्ज आए। यहाँ 25 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पर सेम चार्ज आ रहा है, तो दोनों केस को देखकर हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज डिवाइड्स इक्वली बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। चलिए अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को देखते हैं। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ स्पीड। इसका मतलब यदि चार्ज के पास स्पीड आ जाए तो भी उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। चार्ज के अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यदि एक चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यदि एक चार्ज रेस्ट में है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फील्ड के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। और यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे
चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। यूनिफॉर्म मोशन तो आप समझते होंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ट्रैवल करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। मतलब जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगला प्रॉपर्टी है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यदि एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया गया तो जितना भी चार्ज है वो उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यदि बॉडी का शेप इरेगुलर है तो संभव है कि चार्ज शार्प पॉइंट से लीक कर सकता है। चार्ज का लीक करना सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है, बट चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। ओके, इसी के साथ हमने चार्ज के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करने के काम आता है। अगर हमें पता करना है कि एक बॉडी में चार्ज है कि नहीं, तो हम उस बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल डिस्क पे कांटेक्ट कराएंगे। तो उस बॉडी में यदि चार्ज होगा तो वो मेटल डिस्क के थ्रू फ्लो करते हुए ये गोल्ड लीफ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। सिमिलर चार्ज एक्यूमुलेट होने के कारण दोनों लीफ में डाइवर्जेंस शो होगा, और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस से हमें पता चलता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉडी में कितना है। अगर ज़्यादा डाइवर्ट करेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर लेस डाइवर्ट करता है तो लेस अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।